नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विद्रा एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हु ट्रेड्स फॉरेक्स। फॉरेक्स कौन ट्रेड करता है। सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट आर कॉल्ड सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स का क्या पार्ट होता है, इसको हमें ढंग से समझना है। ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और ओवरऑल फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ये वाली जो वीडियो है आपके लिए एक बैकबोन की तरह काम करेगी। तो इस वीडियो को आपको बहुत पेशेंसली समझना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मेन प्लेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट एंड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर इन दिस गेम। फॉरेक्स मार्केट के जो मेन प्लेयर्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है और वो इस गेम में क्यों है ये भी समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर पार्टिसिपेंट्स विद द करेंसी एक्सचेंज आर द सेंट्रल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट्स। जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स में से सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स का अगर मैं नाम दूं तो उनमें बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स का रोल काफी बड़ा है। दे कैन इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट when the currency of their currency is too high or too low, right, which could cause that country's problems। मतलब अगर किसी कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है या बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो बैंक्स वहां के और वहां की गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन कर सकती है, अदरवाइज उस कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। तो कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी अगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा लो हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ज्यादा लो हो जाए, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जापान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। समझ लीजिए कि जापान वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा एक एक्सपर्ट इकोनॉमी है। A few years ago, the government realized that the problem of having a very strong currency such as the yen, मतलब कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि सरकार को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनकी जो करेंसी थी वो येन जो करेंसी वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बहुत हाई हो गई थी, राइट। उसके प्राइसेस दूसरी करेंसी के कंपेयर में काफी ज्यादा हाई हो गए थे। स्ट्रॉन्ग करेंसी मींस, स्ट्रॉन्ग करेंसी होने का मतलब क्या था, हायर प्राइस फॉर द इंटरनेशनल बायर्स। इंटरनेशनल बायर्स के लिए प्राइस हाई हो जाना। हु वांट टू बाय गुड्स फ्रॉम जापान, मतलब जो जापान से सामान खरीदना चाहते थे उनको, मतलब उनके लिए रेट्स ज्यादा हाई हो गए। हाई का मतलब यही होगा ना। लेट्स से दैट यू आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। समझ लीजिए कि आप यूएस में हैं एंड यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम जापान। आपको जापान से कुछ खरीदना है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू एक्सचेंज योर डॉलर्स इनटू जापानीज येन। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपने डॉलर्स जो हैं यूएस डॉलर्स उनको जापानीज येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इफ द जापानीज येन इज वेरी स्ट्रांग, अगर जापानीज येन बहुत स्ट्रांग है, योर डॉलर्स वुडंट बाय यू a lot of yen, आपके डॉलर से आप ज्यादा येन आप नहीं खरीद पाओगे, which in turn means you cannot buy as many Japanese goods as you could if the yen was weaker, right। मतलब अगर येन सस्ता होता तो आप ज्यादा खरीद पाते, लेकिन अब अगर येन महंगा है, हायर है, स्ट्रांग है, तो आप जो है येन मिलेंगे आपको और इंटरेस्ट आप कम ही सामान खरीद पाओगे जापान से, तो ज्यादा डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे। सो अब इस केस में क्या होगा, आपको अब सोचोगे कि मैं क्यों पे करूं, तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना स्टार्ट करोगे। इट मींस उस कंट्री को जो एक्सपोर्ट कर रही थी, जहां से आप लगातार माल खरीद रहे थे, उसको लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी करेंसी ज्यादा होने की वजह से इंटरनेशनल बायर्स उसमें इंटरेस्ट दिखाना कम कर देते हैं, राइट। So the central bank, the Bank of the Japan, intervened to lower the value of the yen। तो जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वो क्या करेगा, वो येन की वैल्यू में इंटरवेंट करेगा, उसको लो करने की कोशिश करेगा। दैट सिचुएशन वाज कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू द जापानीज एक्सपोर्ट इकोनॉमी, क्योंकि जो ये सिचुएशन थी ये जापानीज एक्सपोर्ट इकोनॉमी को प्रॉब्लम दे रही थी। हाउ डू दे डू दैट, वो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। दे कैन डू, वो कर सकते हैं दैट बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, और चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं, और स्टार्टिंग मैसिव बाय एंड सेल ऑपरेशंस। और एक और काम है कि वो मैसिव बाय एंड सेल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, विच इन टर्न ऑल्टर द एक्सचेंज रेट्स, जिससे एक्सचेंज जो रेट्स है यूएसडी और जेपीवाई का वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब ये समझ में आ गया, पहला पार्टिसिपेंट सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, राइट। दूसरा पार्टिसिपेंट्स कौन है, बैंक्स, राइट। कुछ मेजर बैंक्स भी हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इन एडिशन टू सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व विद फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस आर बैंक्स।
The interbank market is the market through which large banks transact with each other and determine the currency price, which is based on the supply and demand for currencies. These large banks take on a huge amount of forex transactions each day for both their customers and themselves. मतलब देखिए ओवरऑल पिक्चर क्या है। ओवरऑल जो ट्रेडिंग होती है वो इंटरबैंक मार्केट में सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक, एक बैंक मतलब बाई करता है किसी पर्टिकुलर करेंसी को तो दूसरा बैंक सेल करता है, राइट। और वो बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिससे ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन करने की वजह से ये प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्राइस डाउन जाएगा, और जितनी ज्यादा ये डिमांड बढ़ाएंगे। और ये कैसे होता है, जब ये मिलियंस बिलियंस ये ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लगातार करते हैं तो उस तरफ जो है प्राइस जो है चेंज होता है। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं कुछ बैंक्स के नाम हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन का जो मार्केट में शेयर बताया जाता है 10.78% नियर बाई। ऐसे यूबीएस 8.13, ऐसी एक कंपनी है एक्सटीएक्स मार्केट 7.58%। मतलब देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इट मींस ये चार्ट आपको बता रहा है कि बैंक्स का भी कितना बड़ा रोल है फॉरेक्स ट्रेडिंग में और कितने बड़े पार्टिसिपेंट्स की तरह वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज अ चार्ट दैट शोज द टॉप 10 करेंसी ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड इन जून 2020 एक्सपेक्ट फॉर एक्सटीएक्स मार्केट्स एंड जंप ट्रेडिंग। अगर मैं एक्सटीएक्स मार्केट्स एंड जंप ट्रेडिंग को छोड़ दूं, ये दोनों क्या है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स हैं। अदर्स आर लार्ज कमर्शियल बैंक्स, बाकी सब यहाँ पे commercial banks हैं। So if they are buying or selling very large quantities of a particular currency, it is not hard to see how they can really have a significant influence on the currency markets, right? So second जो बड़े participants हैं वो कौन है यहाँ पे, बैंक्स। अब अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टिसिपेंट कौन है, लार्ज कमर्शियल कंपनीज। लार्ज जो बड़ी कंपनीज हैं उनका भी काफी बड़ा रोल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। Large corporate companies are the bread and butter of the forex world. In many ways are seen as the most logical players because they require currency exchange for business purposes, which are mainly paying for imports and receiving payments for exports. अब देखिए किसी भी बड़ी कंपनी को ले लीजिए, कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर कंट्री से स्टार्ट होती है और वो मल्टीनेशनल बनती है और हर कंट्री में उसका बिजनेस होता है। अब हर कंट्री में बिजनेस होता है और वो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उस प्रोडक्ट के लिए उसको पता नहीं कितनी सारी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी होती है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अगेन यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है, और यहाँ पे क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है तो ये ट्रांजैक्शंस बड़े लेवल पे होती है, तो करेंसी एक्सचेंज भी बड़े लेवल पे होता है। तो अगेन करेंसी के रेट्स को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट किया जाता है बड़ी कंपनीज के द्वारा भी, कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री से उन्होंने बहुत ज्यादा सामान खरीदा तो इट मींस उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, उस कंट्री की करेंसी का रेट हाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से लार्ज कमर्शियल कंपनीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कंपनी लाइक एप्पल, अगर एप्पल का एग्जांपल हम लेते हैं, whilst they export their MacBooks to countries around the world, वो अपने MacBooks जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में अपना जो है एक्सपोर्ट करते हैं। Before doing that, they need to import individual parts such as processors and microchips in order to build them. But उन MacBooks को बनाने के लिए उन्हें प्रोसेसर और माइक्रोचिप्स तो इंपोर्ट करनी पड़ती है ना। So you can see how large companies have a big interest in the value of currencies as they import and export goods. However, the volume they trade is much smaller than those of interbank market. हालांकि इनका वॉल्यूम इंटरबैंक मार्केट से कम होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। इतना कम नहीं लेंगे इसको, ये भी मतलब अपना बढ़िया रोल प्ले करते हैं। और जो लास्ट पार्टिसिपेंट है वो है स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन है? The last class of market participants involved with foreign exchange related transactions are speculators. Speculators attempts to make money by taking advantage of fluctuating exchange rate levels. So they simply bet or speculate on which way the market is likely to move in the future. मतलब इसमें speculators का क्या रोल है? Speculators का मतलब हम आप लोग जो मार्केट का जो प्राइस है उसका एडवांटेज को देखते हैं, मार्केट के प्राइस की एडवांटेज देखते हैं कि मार्केट का प्राइस किधर जा रहा है, और अगर उन्हें कोई एडवांटेज वहां पे मिल रही है तो वो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
तो सिंपली वो बैट करते हैं, एक तरह से स्पेक्यूलेट करते हैं कि मार्केट इधर जा रही है मैं बाय कर लूं, इधर जा रही है मैं सेल कर लूं। तो इट मींस स्पेक्यूलेटर्स कौन है? हम सब लोग। इसमें बड़े बड़े हेज फंड्स आते हैं, इसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं या हेज फंड कंपनीज हैं वो सब स्पेक्यूलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स सो मेनी प्लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेज फंड्स who may invest millions of dollars down to retail forex traders just like you and me, who can invest with just a few dollars। मतलब कुछ few डॉलर से लेके millions of dollars तक की जो ट्रांजेक्शंस हैं स्पेक्यूलेटर्स भी करते हैं। सो ये मेन प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद विद्रा एकेडमी।